ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक हमारे पास होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसको हमने गो थ्रू कर लिया था। मैं दोबारा बता दूं, इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस यू आर फिलिंग अ जॉब थ्रू एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, थ्रू अ वर्कर हु इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? यू आर फिलिंग अ जॉब या यू आर हायरिंग अ पर्सन हु इज नॉट द वर्कर या हु इज नॉट एन एग्जिस्टिंग वर्कर। वो आपके पास ऑलरेडी जॉब नहीं कर रहा, बल्कि फ्रॉम आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? या तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हेड हंट करके लिएंगे। हेड हंट मीन्स दैट यू आर कोई बंदा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको आप हायर करके अच्छी पे दे के अपनी तरफ बुलाते हैं। या बिल्कुल न्यू जो मार्केट में जॉबलेस बैठा हुआ है, उसको आप हायर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इज कि रिक्रूटमेंट का जो आखिरी स्टेज होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम जॉब एनालिसिस। रिक्रूटमेंट जॉब एनालिसिस से स्टार्ट होता है, देन जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है, देन पर्सन स्पेसिफिकेशन बनता है, देन एडवर्टाइजमेंट होती है, एंड देन एप्लीकेशन सबमिट करने की बारी आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन पीपल विल अप्लाई फॉर अ जॉब, वो कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक तरीका तो ये होता है कि बिजनेस क्या करते हैं, जहां ऐड दे रहे होते हैं वहां कोई लिंक दे देते हैं या वहां कोई फॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। उस फॉर्म को फिल करके भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो मोस्टली बिजनेसेस क्या करते हैं कि जैसे रोजी डॉट पी के है या डिफरेंट वेबसाइट हैं, आपने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल वहां बनाई हुई होगी रोजी डॉट पी के ऊपर, तो वो डायरेक्टली उनके पास चली जाती है। या वो एक लिंक दे देते हैं, वहां जाके आप फॉर्म वगैरह सारा सबमिट करा देते हैं। वरना पुराने जमाने में ये होता था कि लोग बकायदा एक अपनी सीवी बनाते थे। सर, सीवी क्या है? सीवी का वैसे मतलब होता है कैरिकुलम वाइटाe। ये लिखा होगा आपके सामने, कैरिकुलम वाइटाe नजर आ रहा होगा इस लाइन में। कैरिकुलम, इसको सीवी भी कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं, और कैरिकुलम वाइटाe भी कहते हैं। ये आपकी स्टोरी है। सीवी इज योर स्टोरी, कि मेरी जिंदगी में किस तरह चेंजेस आई। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप में स्किल्स क्या है, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका बायोडाटा क्या है, आपका नाम क्या है, आपका जो है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, एक अच्छी सी फोटो, आपका एड्रेस। मतलब जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट होती हैं। आप अपने बारे में उन सर्टेन रिक्वायरमेंट के बारे में उस क्या नाम है, उस फाइल के अंदर बता रहे होते हैं। तो सीवी क्या है? सीवी इज योर स्टोरी। सीवी टेल यू अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन। अगर मेरे पास किसी की सीवी है, तो उसमें क्या एक सर्टेन पर्सन के बारे में आ रहा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सीवी के बारे में आता है कि जब हम सीवी बनाते हैं तो यूजुअली ये चीजें उसके अंदर होती हैं: नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ये बहुत अहम होता है। ठीक है, ये हर बिजनेस देखता है। वर्क एक्सपीरियंस, ये भी बहुत होता है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने कहीं काम किया है तो आप किस किस पोजीशन पे काम करते थे, आपकी इंटरेस्ट एंड स्किल्स। एंड सम टाइम ये है कि हमें आपके बारे में जानना है। कुछ चीजें सीवी से पता नहीं लग सकती। आप कितने रिलायबल हैं, आप कितने ट्रस्टेड हैं, तो उसके लिए आप रेफरेंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनसे आपके बारे में जान सकें। तो इसके लिए बिजनेस फिर क्या करता है, उन लोगों को ईमेल देता है, और या फिर उन लोगों को बुला के उनसे पूछता है। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम जो है क्या नाम है, एक कवर लेटर भी देते हैं। कवर लेटर में हम बताते हैं हम क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और हम क्यों इस जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हैं। सीवी के बारे में आता है कि पिक प्रोफेशनल लगाएं। ठीक है, जब सीवी में पिक दे तो प्रोफेशनल लगाएं। ऐसे नहीं कि आपने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है और फिर ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाए हुए हैं और ब्लू कलर की कैप पहनी हुई है, टी कैप पहनी हुई है, और आप पिक बना रहे हैं। ऐसे नहीं करें, क्योंकि हम मॉडलिंग के लिए थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं बेटा, हम तो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीवी के अंदर एक ईमेल दें, बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, 3-4 ईमेल दे देते हैं। कुछ लोग तो फेसबुक की आईडी भी दे देते हैं कि शायद साइट पर ताल्लुकात बन जाए। तो बेटा ऐसे काम नहीं करने, ईमेल प्रोफेशनल दें। और मैंने पहले ही बोला है, अपनी एक आईडी लिंक्डइन पे बनाएं। लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रोफेशनल पीपल, एजुकेटेड पीपल का प्लेटफॉर्म है। तो एक अच्छा इमेज लगता है, ट्विटर की आईडी बनाए, एक अच्छा इमेज लगता है। सो गाइज, मैं सीवी पे ज्यादा नहीं जा रहा। सीवी के हवाले से कोई सवाल नहीं आता। हाँ, इतना होगा, आपको पेपर 2 के अंदर 2 या 3 बंदों का बायोडाटा दे दिया जाएगा, और आपके पास सामने 12 मार्क्स का सवाल आएगा, ये बताएं इनमें से कौन सा बंदा हायर करें। तो आपको पढ़ना आता हो। जैसे हमने कल बात की ना कि अगर मेरे पास किसी बंदे की सीवी आती है तो एक्सपीरियंस से मुझे क्या फायदे होंगे, मतलब क्या मैं जानना चाहूंगा। मेरे पास किसी बंदे की सीवी आती है तो मैं उसके नाम से, उसके फोटो से, ईमेल एड्रेस से मुझे क्या अंदाजा होगा। फॉर सपोज एक बंदे की सीवी आई, उसका ईमेल एड्रेस है rockandroll@gmail.com। अब व्हाट डज दिस मीन कि वो बंदा नॉन सीरियस है।
वो बंदा नॉन सीरियस है। ईमेल एड्रेस इस नाम से थोड़ी बनती है कि आप रॉक एंड रोल लिख दें, हॉट एंड स्पाइसी लिख दें। अब कई लोग ऐसे होते हैं hotandspicy@gmail.com, और वो उनकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। तो जब तो आपके पास पेपर में कैसे सवाल आएगा, आपके पेपर में 2 या 3 बंदों की आपको डेटा दिया जाएगा, पेपर 2 में, पेपर 1 में नहीं। 2 या 3 बंदों को डेटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा ये बताएं हम किस बंदे को हायर करें। तो आपको पढ़ना आता हो कि एक्सपीरियंस से बिजनेस को क्या फायदा होगा, उसकी क्वालिफिकेशन से बिजनेस को क्या फायदा होगा, उसकी सीवी में क्या लिमिटेशन है, लाइक किसी बंदे की एक्सपीरियंस कम है तो क्या इश्यूज क्रिएट होंगे, किसी बंदे की क्वालिफिकेशन कम है क्या इश्यूज क्रिएट होंगे, कोई बंदा दूर रहता है क्या इशू क्रिएट होंगे, किसी बंदे का मैरिटल स्टेटस सिंगल है, किसी का मैरिटल स्टेटस मैरिड है, तो मैरिड बंदा कैसे फायदेमंद हो सकता है, कैसे इश्यू क्रिएट होंगे। लाइक फॉर सपोज एक बंदा मैरिड है तो इट मीन्स उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, उस पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, वो जॉब के साथ ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकेगा। स्पेशली जो हमारी वुमेन होती हैं, जॉब में 2 बंदे अप्लाई करते हैं, एक मेल एक फीमेल। फीमेल के लिए और ज्यादा मसला होता है क्योंकि उनको घर में बच्चों को भी देखना होता है, उनको भी टेकिंग केयर ऑफ करना होता है। जबकि अगर एक बंदा सिंगल है या एक वुमेन है वो सिंगल है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो ज्यादा तवज्जो के साथ, ज्यादा डेडिकेशन के साथ, ज्यादा फोकस के साथ, इन कंसंट्रेशन के साथ जॉब कर सकती है। तो आपको ये चीजें आती हो। आगे चलते हैं सर। आगे ये देखेंगे आपके सामने ये सीवी रखी हुई है 3 बंदों की। इस तरह पेपर में सवाल आएगा, ये एप्लीकेंट 1 है, ये एप्लीकेंट 2 है, ये एप्लीकेंट 3 है, और इस पे आपसे सवाल किए जाएंगे। तो मैं तो पर्सनली बोलूंगा इस सीवी को आप जो है देखें। ठीक है, जैसे जो सवाल इसने पूछे हैं वो आप इसको ट्राई करें। लाइक पहला सवाल है, व्हाट एडिशनल क्वेश्चन डू यू थिंक शुड हैव बीन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाई शुड दे हैव बीन आस्क्ड। ठीक है ना, ये आप गो थ्रू कर लें इस सवाल को। डिजाइन योर ओन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जॉब फॉर विच यू प्रोड्यूस एन एडवर्टाइजमेंट इन एक्टिविटी 8.3। अगर एक्टिविटी 8.3 आपने की है, देख लीजिएगा, तो ये भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अहम चैप्टर है। चैप्टर 8 पूरे सेक्शन 2 के अंदर एक अहम तरीन चैप्टर है। बट बाद में मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ। अब आते हैं जो पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो पेपर 1 में कई बार टेस्ट हुआ है। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा ना, पेपर 2 में इसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वाइडली टेस्ट होता है। और ये वाला सवाल जो भी बता रहा था मैं आपको कि आपके सामने एप्लीकेंट दिए जाएंगे, कौन सा एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है। अब आते हैं, सवाल ये पैदा होता है, अब स्टार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक इनिशियल प्रोसेस है, सिलेक्शन जो होता है वो चूजिंग प्रोसेस है। द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड क्या नाम है, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है, ग्राउंड बनाता है। रिक्रूटमेंट क्या है, एक इनिशियल प्रोसेस है, एक बेस है। 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। अच्छा जी। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, चूजिंग प्रोसेस है। हम इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को चूज करते हैं। तो आपके पेपर में इसका सवाल आता है, पेपर 1 में बहुत बार आता है कि 2 तरीके बताओ कि हम एक एम्प्लॉय को कैसे चूज करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, जो बुक में बताई वो भी आपको बता देता हूँ। बुक में लिखा हुआ है स्किल्स टेस्ट, ठीक है ना, बुक में लिखा हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब नॉर्मली तकरीबन सेम ही है। अब इसमें इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर एक बंदा ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप उसका ड्राइविंग का डेमो देंगे, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं कि ये उसका स्किल्स टेस्ट है। प्लीज बेटा थोड़ा सा हाँ, ले दे दें उसको, दे दें। मैं एक बता दूं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो नॉर्मली होता है, एप्टीट्यूड आपके एकेडमिक से रिलेटेड होता है। लाइक जैसे आप सीसीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपसे क्या नाम है, इंग्लिश का, आपकी क्या नाम है जनरल साइंस का, आपका जो है क्या नाम है इस्लामियात का टेस्ट लेते हैं, यानी आपकी एकेडमिक नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं। और स्किल्स टेस्ट जो मैं समझता हूँ उसका ताल्लुक ज्यादातर आपकी, फॉर सपोज आप किसी कंप्यूटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे टाइपिंग कराएंगे, आपको बोलेंगे एक लोगो दे देंगे, डिजाइन करके दो। फॉर सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है किसी क्या नाम है कैफे में अप्लाई कर रहे हैं एज अ मैनेजर, किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हैं एज अ मैनेजर। 1 मिनट वेट कीजिएगा। नहीं बेटा, असल में थोड़ा सा घर में जब क्लास लेते हैं ये प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है फ्यूचर में मुझे एक अलग से स्टूडियो बनाना पड़ेगा क्लास रिकॉर्ड करवाने के लिए। कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था, स्किल्स टेस्ट अमूमन ये होते हैं कि जैसे आप किसी कैफे में कोई मैनेजर हायर करना चाह रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर है इसकी मैनेजमेंट स्किल्स को देखना होगा, तो आप उसको कोई टास्क दे देते हैं। फॉर सपोज किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन है, किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो आपने ये टास्क उसको दे दिया कि काइंडली इसको मैनेज करके दें। कोई इवेंट हो रहा है किसी की, कोई किसी बंदे ने क्या नाम है मास्टर कर लिया, उसका इवेंट हो रहा है, किसी बंदे ने सीए कर लिया है, उसकी सेलिब्रेशन इवेंट हो रही है, तो वो मैनेजमेंट टास्क आपने उसके हवाले कर दिया।
तो वो मैनेजर क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा। तो स्किल्स टेस्ट का ताल्लुक होता है किसी आपके टास्क वगैरह से। एक टीचर है, आपने उसको क्लास में डेमो करा दिया, ये कह सकते हैं कि भाई उसका स्किल्स टेस्ट है। ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं अमूमन इसका ताल्लुक होता है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ होता है कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप स्ट्रेस को कितना मैनेज कर सकते हैं, आप में रेजिलियंस कितना है, आप में जो है क्या नाम है ऑनेस्टी कितनी है, कमिटमेंट कितनी है। तो उसके लिए डिफरेंट फिर तरीके होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप उसमें नाम भूल गया आपका, आईएसएस भी होता है, आर्मी के अंदर आईएसएस भी होता है। उसमें बकायदा कई चीजें पूछी जाती हैं, अकेडमिकली भी पूछी जाती हैं। आपको जानबूझकर ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं कि जिनको नेगेटिवली भी यूज किया जाता है। लाइक आपको सेंटेंस देंगे डिफीट, डिफीट, और आपको बोलेंगे इस पे सेंटेंस बनाओ। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इस डिफीट वाले सेंटेंस को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स में यूज करते हैं कि एक बंदे ने अपने एंगर को डिफीट किया, एक बंदे ने जो है क्या नाम है, आपको सेंटेंस दे देंगे किल, किल सेंटेंस दे देंगे कि, और देखेंगे कि आप उसको किस तरह यूज करते हैं ताकि आपके थॉट्स के बारे में पता लग सके। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एक फाइट के नाम से सेंटेंस दे दिया, आई फॉट विथ माय फ्रेंड्स, सिंपल सा सेंटेंस बना देते हैं। और कुछ से लोग क्या करते हैं, इस फॉट वाले वर्ड को तरीके से यूज करते हैं कि उसको भी पॉजिटिव मीनिंग में ढाल लें। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में कई बातें आती हैं। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आपका कलर कौन सा है, क्यों कलर है, क्या है, इस तरह की सिचुएशन आ जाए क्या करेंगे, डिफरेंट चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ग्रुप सिचुएशन टास्क ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन बात चीजों में किया जाता है, सीएसएस में भी किया जाता है, आर्मी में भी लिया जाता है। आपको हेड बना दिया जाएगा, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और कहा जाएगा अपने दोस्तों से इसको डिस्कस करें और 1 घंटे के अंदर आगे इसको रिस्पॉन्ड करें। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये हायर लेवल पे टेस्ट किए जाते हैं। पेपर में सवाल कैसे आएगा, पेपर में सवाल ये आएगा कि हमें किसी बंदे को हायर करना है, मैनेजर को हायर करना है कैफे के लिए, कोई 2 तरीके बताएं सिलेक्शन के। तो आपने वो 2 तरीके बताने होंगे। फॉर सपोज आपने कहा कि हम उसका इंटरव्यू कर लेते हैं, इंटरव्यू भी, तो इंटरव्यू से क्या पता चलेगा आपको, इंटरव्यू में आप उसकी क्या चीज का अंदाजा लगा सकेंगे, आपने एक्सप्लेनेशन में ये बताना होगा। अमूमन इंटरव्यू में उसकी हम कम्युनिकेशन स्किल्स देख सकते हैं, हम थोड़ा बहुत उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। ठीक है ना। आपने लिखा कि हम उसका स्किल टेस्ट ले लेंगे, उसको कोई टास्क दे देंगे, तो टास्क में आपने समझाना होगा क्या टेस्ट, क्या टास्क देंगे और उसकी क्या चीज चेक कर सकते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स चेक कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स चेक कर सकते हैं। इस तरीके से सवाल आता है। तो उसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, प्रैक्टिस और थोड़ा थिंकिंग स्किल्स। आप जहन में सोचें कि मेरे पास, अगर मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मेरे पास एक टीचर आ जाता है, तो मैं उसको कैसे सेलेक्ट करूंगा, यानी मेरे पास 5-6 बंदे हैं, तो मैं उनमें से किसको सेलेक्ट करूंगा, उसके लिए क्या तरीका होगा। समटाइम सीवी भी देखी जाती है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा ऐसा आंसर दें जो जनरली किया जाता हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। रिकमेंड विच वर्कर्स टू एम्प्लॉय। ओके, ये मैं 1 मिनट वेट कीजिएगा, आगे तो नहीं चला गया। ओके सही है, ठीक है। अच्छा, recommending which worker to employ, you should now understand the process of recruitment and selection. The final decision of which worker to employ depend upon several factors. ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें सबसे पहला है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस हमें पता चलेगा वो कितना स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, वो उसके उसका क्वालिटी ऑफ वर्क कितना है, लाइक वो कहाँ काम करता था, किधर काम करता था। एक बंदा बड़ी कंपनी में काम करके आ रहा है, बड़े लेवल पे काम करके आ रहा है, तो इट मीन उसको नॉलेज भी ज्यादा होगी, उसको जो है क्या नाम है स्पेशलाइजेशन भी ज्यादा होगी। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, ये समटाइम जिस पोस्ट पे आप बंदा हायर कर रहे होते हैं उसके लिए एक सर्टेन एजुकेशन चाहिए होती है, वरना वो काम नहीं कर सकता। लाइक अभी गवर्नमेंट की जॉब आई है, तो उसमें टेक्नीशियन चाहिए एक्सरे का, तो एक्सरे का टेक्नीशियन मैट्रिक पास, इंटर पास बंदा नहीं बन सकता, उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, फिर डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज इज यूथ और एक्सपीरियंस लाइफ मोर important. However, business must be careful not to break any age discrimination laws that may exist in their country. एज की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए एक होती है यंगर एज, ठीक है ना, एक होती है ओल्डर एज। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा उम्र का बंदा है, मतलब बहुत ज्यादा यानी एज फैक्टर उसका ज्यादा है, लाइक 40 साल है, फॉर सपोज 45 ईयर्स है, तो इट मीन्स उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसके पास जो है क्या नाम है चीज़ों उसके पास जो पर्सनैलिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होगा, चीज़ों के बारे में जो है यानी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसने यानी काम ज़्यादा किया तो उसको चीज़ों के बारे में पता ज़्यादा होगा। एक बंदा यंगर एज है तो वो क्रिएटिव ज़्यादा होगा, वो इनोवेटिव ज़्यादा होगा, उसको मैनेज करना आसान होगा। ठीक है, तो एज फैक्टर से हमें ये पता लगता है कि कौन कितना क्रिएटिव है, कौन कितना एक्सपीरियंस है। इसके बाद इंटरनल, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट द एप्लीकेंट हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बिजनेस ऑपरेट।
ठीक है। एंड एक्सटर्नल, हाउ इंपॉर्टेंट दैट हाउ न्यू वर्कर एक्सपीरियंस स्किल्स गेन फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। अच्छा जी, इसका जो मैं मतलब समझता हूँ, उसका मतलब ये है कि जब एक बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो हर बिजनेस की अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हर बिजनेस का अपना एक तरीका होता है। जैसे आगा खान में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आगा खान वाले क्या करेंगे, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आगा खान के अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो कोशिश करते हैं ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो उनके बिजनेस में जल्दी से मैनेज हो सके, जो उनके बिजनेस के हिसाब से हो। लाइक उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका एक्सपीरियंस कहाँ से है। अगर उसका एक्सपीरियंस ऐसे हॉस्पिटल का है जो कि बिल्कुल लो क्वालिटी है, तो वो उसको हायर नहीं करेगा। उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि क्या नाम है, वो जो है क्या नाम है अपना, यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर काम कर चुका है, अच्छे हॉस्पिटल के अंदर काम कर चुका है, फॉर सपोज साउथ सिटी है, डिफरेंट हॉस्पिटल है, वहाँ काम कर चुका है, तो वहाँ का एक स्टैंडर्ड है, तो उसको क्या करेंगे, हायर करेंगे। मतलब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो नॉलेज है आपके पास अच्छी जगह से है। इसी तरीके से एक्सेलेंस का क्या मतलब है, हाउ इंपॉर्टेंट दैट द न्यू वर्कर हैज एक्सपीरियंस एंड स्किल गेन फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। कभी कभार ये होता है कि एक बंदा आप बाहर से हायर करते हैं, तो उसके पास बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। एक बंदा आप अंदर से हायर करते हैं, उसको आपके बिजनेस के बारे में पता होता है, लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में इतना नहीं पता होता कौन से बिजनेस क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव नहीं होगा। तो जो बंदा आप ऐसा हायर कर रहे हैं जिसको एक्सटर्नल नॉलेज बहुत ज्यादा है, डिफरेंट जगहों पे काम कर चुका है, तो उसके पास क्या होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। लेकिन मेन जो फैक्टर होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एज, ये मेन फैक्टर होते हैं जो हम देख रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जिन लोगों को हम हायर कर लेते हैं, उनको हम दे देते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, बाकियों को हम गुड बाय कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है ये सारा प्रोसेस है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इजी प्रोसेस है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कहाँ चला गया, चलिए जी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं है, पुरानी बुक में होता था, नो इश्यूज, हम आगे चलते हैं। अब जब हम जॉब पे एक बंदा रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम किसी जॉब पे कोई बंदा रखते हैं, तो हमारे पास दो तरह के बंदे होते हैं जो जॉब करते हैं। एक को हम कहते हैं पार्ट टाइम, एक को हम कहते हैं फुल टाइम। पार्ट टाइम किसे कहते हैं, पार्ट टाइम उन लोगों को कहते हैं जो कि अमूमन जॉब करते हैं 30 आवर्स, 35 आवर्स या इससे कम। ठीक है, पूरे वीक में, वीक की बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सच सिस्टम नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में आर्ली सिस्टम बहुत ज्यादा है। फॉरेन कंट्री में आर्ली सिस्टम जो है बहुत ज्यादा है, और वहाँ आर के हिसाब से पेमेंट होती है। अगर आप जाएंगे ना, कनाडा अप्लाई करेंगे, यूके अप्लाई करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको टाइम देते हैं कि आप इतने वीक में इतना टाइम जो स्टडी के अलावा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो वहाँ अर्ली पेमेंट का चक्कर बहुत होता है, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में। तो एक बंदा पूरी वीक में 7 डेज होते हैं। 7 डेज में अगर वो बंदा 30 आवर्स, 35 आवर्स या उससे कम काम करता है, तो वो कहलाता है हमारे पास पार्ट टाइम वर्कर कहलाता है, या उसको हम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहते हैं। और एक बंदा 35 आवर्स से ज्यादा काम करता है, तो वो नॉर्मली हमारे पास कहलाता है फुल टाइम वर्कर। इसको जरा अगर मैं डिटेल में समझाऊं, अमूमन हमारे पास जो होता है फॉरेन कंट्री में, ज्यादातर 5 दिन नौकरी होती है, 5 दिन जॉब होती है पूरे हफ्ते में। इट मीन्स मंडे से लेके फ्राइडे तक जॉब होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। यहाँ पाकिस्तान में भी आप स्कूलों में देखते होंगे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ये 5 डेज हो गए, मंडे से लेके फ्राइडे 5 डेज हो गए। अब एक बंदा सुबह अगर 9 बजे आता है और शाम को 5 बजे जाता है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे जाता है, तो 9 से लेके 5, 8 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। और 5 डेज काम करता है, 5 डेज काम करता है, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो फुल टाइम वर्कर है। और आप खुद देख सकते हैं कि उसका ज्यादातर वर्क जो है वो जॉब पे जा रहा है, ज्यादातर टाइम जो है वो जॉब पे जा रहा है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो कोई अराउंड 8 आवर्स जॉब को दे रहा होता है, 8 घंटे के वो नींद करेगा, 8 घंटे घर को देगा। तो इसका मतलब वो जॉब पे नॉर्मल टाइम दे रहा है, जितना नींद जितना अगर उतना ही टाइम जॉब को दे रहा है। लेकिन एक बंदा जॉब को कम टाइम दे रहा हो, किसी जगह जॉब करता हो वहां कम टाइम दे रहा हो, डेट इज 35 आवर्स दे रहा हो, 30 आवर्स दे रहा हो, इससे कम वाला वर्कर भी पार्ट टाइम में आ सकता है। ठीक है, ये कहलाता है पार्ट टाइम वर्कर। हमें क्या पढ़ना है, हमारे पास पेपर में दो तरह के सवाल आते हैं इसके। एक तो ये आते हैं कि भाई फुल टाइम वर्कर पार्ट टाइम वर्कर के फायदे बताओ, फुल टाइम वर्कर पार्ट टाइम वर्कर के जो इश्यूज हैं वो बताओ। और एक सवाल ये आता है, आपके सामने रखा जाएगा हम पार्ट टाइम वर्कर को ही रखें, फुल टाइम वर्कर को रखें, तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो आइए पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, जो आपके बिजनेस को कम टाइम दे रहे होते हैं, उनके क्या फायदे हैं। मोर फ्लेक्सिबल इन द आवर्स ऑफ वर्क, easier to ask employee just to work at busy time, easier to extend business opening operating hour by working evening or at weekends। इन सबको मैं मिक्सअप करके बताता हूँ। बेसिकली ये ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल से मुराद ये कि आप इनका टाइम चेंज कर सकते हैं। यानी ज़रूरी, अब जैसे फुल टाइम वर्कर है उनका टाइम स्पेन होता है वो उसी में आता है।
उनका टाइम चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं होता। लाइक अगर मैं किसी जगह फुल टाइम काम कर रहा हूँ और मेरा टाइम तय हो चुका है 9 टू 5, रोज़ 9 से लेके 5 मैं आता हूँ। अब मुझे कल वो बोल दें कि कल आप जो हैं 8 से 8 बजे आ जाएँ या कल रात में ड्यूटी कर लें, तो मैं उसके अगेंस्ट पैसे फिर उनसे ज़्यादा माँगूँगा। मैं बोलूँगा सर 9 टू 5 मेरा टाइम डिसाइडेड है। तो मैंने सारी अरेंजमेंट अपनी ऐसे ही की हुई है। अब अगर आप टाइम चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं नहीं आ सकूँगा। मैं मना कर दूँगा उनको। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल तो देखें, एक होता है आप ट्यूशन जाते हैं, सेंटर जाते हैं, तो सेंटर में आपका टीचर टाइम फिक्स कर देता है, ठीक है? तो सेंटर में टाइम फिक्स होता है। अगर आप चेंज करने का बोलेंगे, फॉर सपोज़ कोई एग्ज़ाम आ गए, क्या आ गए, तो सर चेंज नहीं करेंगे। सर बोलेंगे बाकी बच्चे भी हैं, मैं टाइम चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ऑनलाइन क्लास अगर आप लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में चेंजेस पॉसिबल होती हैं। ऑनलाइन क्लास बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बनिस्बत एक सेंटर की क्लास के, ठीक है? आप किसी भी टाइम उसको मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है आपको, यानी इतने इश्यूज़ क्रिएट नहीं होते ऑनलाइन क्लास में। अच्छा जी, ईज़ियर टू आस्क एम्प्लॉइज़ जस्ट टू वर्क एट बिज़ी टाइम क्या मतलब है? कभी-कभार ये होता है कि हमारे पास सैटरडे संडे आ जाता है, रश होता है। कभी-कभार कोई इवेंट आ जाता है, जैसे फॉर सपोज़ फीफा हो रहा है, फॉर सपोज़ अभी एक्सपो 2020 हुआ था, दुबई में बहुत रश था, ठीक है ना? इसी तरीके से कोई पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, तो ज़्यादातर जैसे कराची है, लाहौर है, वहाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं, उनमें हमें बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे, तो उस वक़्त हम क्या नाम है पार्ट टाइम वर्कर को बुला सकते हैं। इसकी एक और आसान एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमारे पास जो होटलिंग बिज़नेस है, होटलिंग बिज़नेस जो होटल चलाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पास पार्ट टाइम वर्कर भी रखते हैं और ज़्यादा रखते हैं। उसकी वजह क्या है? समर जो होता है हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसमें बहुत रश होता है। इसमें तकरीबन तमाम दुनिया घूमने जाती है और जो दिसंबर का महीना होता है उसमें कुछ लोग घूमने जाते हैं। तो साल में 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत रश होता है, सारी दुनिया आई हुई होती है। तो ये लोग क्या करते हैं उस टाइम पार्ट टाइम वर्कर रखते हैं और वो हर टाइम उनको अवेलेबल होते हैं। ठीक है? बाकी जो दिन होते हैं जनवरी, फरवरी इसमें कोई इतना रश नहीं होता, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया या फिर आप ले लें नवंबर ले लें, इसमें इतने लोग नहीं आते। ज़्यादातर लोग बिज़ी होते हैं, तो पार्ट टाइम वर्कर को हम ऑफ दे सकते हैं उस टाइम पे, यानी हमारे पैसे भी बच जाएँगे, ठीक है? ईज़ियर टू एक्सटेंड बिज़नेस ऑपरेटिंग आवर्स बहुत सारे बिज़नेस क्या करते हैं 24 घंटे चलते हैं, 24 आवर्स चलते हैं, तो फुल टाइम वर्कर्स इतना टाइम नहीं दे सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पार्ट टाइम वर्कर हायर कर लेते हैं। बहुत सारे वर्कर सुबह 11 बजे आते हैं, रात को 11 बजे चले जाते हैं, यानी 12 घंटे पाकिस्तान में 12 घंटे का कॉन्सेप्ट है, 12 से 8 घंटे का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पाया जाता है। तो अगर आप जो शॉप है 11 बजे खोलते हैं तो रात को 11 बजे बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं रात को 2 बजे तक मैं खोल दूँ, तो उसके लिए फिर आपको 3 घंटे के लिए अलग से वर्कर हायर करने पड़ेंगे। तो पार्ट टाइम वर्कर का ये फ़ायदा भी होता है कि हम बिज़ी टाइम हम जो इसको अपने बिज़नेस को अगर आवर्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं। फिट इन विद लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन ये फ़ायदा एम्प्लॉइज़ के लिए है, बिज़नेस के लिए नहीं है, कि ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपनी स्टडी को टाइम देना चाहते हैं, उनके लिए पार्ट टाइम जॉब बड़ी फ़ीज़िबल होती है। रिड्यूसेस बिज़नेस कॉस्ट कंपेयरिंग टू एम्प्लॉयिंग अ फुल टाइम एम्प्लॉयी। फुल टाइम एम्प्लॉयी का मसला ये होता है कि उसको पूरी आप सैलरी देंगे। बिज़नेस चले नहीं चले, जैसे मैंने एक टीचर हायर किया फुल टाइम पे, तो मैं उसको पूरे 12 महीने की सैलरी दूँगा। जून, जुलाई में कोई स्कूल नहीं होता, सैलरी देनी पड़ेगी। दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं, फिर भी सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है? कोरोना आया, फिर भी सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे पास जो विज़िटिंग टीचर्स होते हैं, उनको ज़्यादातर पे तब मिलती है जब आपका स्कूल चल रहा होता है। अमूमन साल में अगर 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने की पे मिलती है। ठीक है ना? और कुछ जगह तो ऐसा होता है कि आपने कोई विज़िटिंग डॉक्टर रखा हुआ है, तो पे तब देंगे जब पेशेंट आएगा, अदरवाइज़ देनी नहीं है। तो फुल टाइम में ये होता है पे देनी है मुझे, कुछ भी हो जाए, मतलब यू हैव टू पे फॉर 12 मंथ्स। जबकि पार्ट टाइम वर्कर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़्यादातर ये भी होता है इसमें कि आप वो आएगा, जॉब करेगा तो देंगे। या फिर उसके साथ डीलिंग हो जाती है। इन सम कंट्रीज़ इट इज़ ईज़ियर टू मेक पार्ट टाइम वर्कर रिडंडेंट ये लॉज़ होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे रिडंडेंसी के बारे में। रिडंडेंसी किसे कहते हैं? रिडंडेंसी बेसिकली कहते हैं कि आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, आपको लॉस हो रहा है, या आप कैपिटल इंटेंसिव बनना चाहते हैं, मशीनरी की तरफ कन्वर्ट होना चाहते हैं, देन यू हैव टू रिड्यूस सम वर्कर्स। जब वर्कर को रिड्यूस करेंगे, निकालेंगे जॉब से, तो ट्रेड यूनियन आपके खिलाफ एक्शन लेगी, प्रेशर ग्रुप आपके खिलाफ एक्शन लेंगी। ये मैं आगे जाके बताऊँगा क्या होते हैं। तो पार्ट टाइम वर्कर्स को ईज़िली रिटेन कर सकते हैं, जबकि फुल टाइम वर्कर को मुश्किल होता है रिटेन करना, क्योंकि वो आप ही के पास जॉब करता है, कहीं और जॉब नहीं करता फुल टाइम वर्कर। पार्ट टाइम वर्कर तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि 2 जगह, 3 जगह जॉब कर रहे होते हैं। थोड़ा टाइम आपको देंगे, थोड़ा कहीं और देंगे, थोड़ा कहीं और देंगे और फिर उनको अपने घर के टाइम को भी देना होता है। वो इतने डिपेंडेंट नहीं होते जितने डिपेंडेंट फुल टाइम वर्कर्स होते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना ये पार्ट टाइम वर्कर के फ़ायदे हैं।
फुल टाइम वर्कर के क्या नुकसान है, तो जो पार्ट टाइम वर्कर के फायदे हैं वो फुल टाइम वर्कर के नुकसान है। वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो एक स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर आएंगे। पार्ट टाइम वर्कर के साथ इश्यूज क्या होते हैं, लेस लाइकली टू रिसीव ट्रेनिंग बिकॉज द एम्प्लॉइज मे सी द जॉब एज टेम्पररी। वो अपने आप को इतना ट्रेन नहीं करते, वो अपने आप को इतना ज्यादा अपडेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जॉब मेरी टेम्पररी है, बाद में कहीं और चला जाऊंगा। तो जो बिजनेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है वो उसको इतना फॉलो नहीं करते। टेक लॉन्गर टू रिक्रूट टू पार्ट टाइम वर्कर देन वन फुल टाइम वर्कर। क्या मतलब है, फॉर सपोज मुझे अगर एक फुल टाइम वर्कर चाहिए या फिर मुझे दो पार्ट टाइम वर्कर चाहिए, तो पार्ट टाइम वर्कर के लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पहले एक हायर करूंगा फिर दूसरा हायर करूंगा। और अगर मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए तो मुझे एक ही हायर करना है, इस हिसाब से टाइम वो जो है मेरा कम लगेगा। लेकिन ये कोई खास इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज कैन बी लेस कमिटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ऊपर वाला खास डिसएडवांटेज नहीं था, ये एक अच्छा डिसएडवांटेज है। क्या मतलब, पार्ट टाइम वर्कर लेस कमिटेड होते हैं, मतलब वो इतनी मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते और ना ही लॉन्ग टर्म देख रहे होते हैं चीजों को। वो काम करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, काम करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, मतलब इतना इंटरेस्ट आपके बिजनेस में उनका नहीं होता। जबकि फुल टाइम वर्कर ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, फुल टाइम वर्कर को बड़ा ट्रेन करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि हम फुल टाइम वर्कर ज्यादा रखें, क्योंकि वो ज्यादा कमिटेड होते हैं। वो आपके पास हर टाइम अवेलेबल होते हैं, दूसरी दूसरी चीजों में पार्ट लेते हैं, दूसरे कामों में पार्ट लेते हैं, जिससे बिजनेस को क्या होता है, बड़ा फायदा होता है। लेस लाइकली टू बी प्रमोटेड बिकॉज दे विल नॉट हैव गेन द सेम स्किल एंड एक्सपीरियंस एज फुल टाइम एम्प्लॉइज। प्रमोशन के चांसेस इनके लिए कम होते हैं, क्योंकि ये बस जैसे पानी चल रहा है वैसे चल रहे होते हैं। ठीक है, फुल टाइम वर्कर को वक्त के साथ साथ आप ट्रेन करते हैं, आप डिफरेंट चीजें उनको कराते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो उनकी प्रमोशन के चांसेस आसान होते हैं। मैं डिफिकल्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, मोर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। इसका क्या मतलब है, फुल टाइम वर्कर हर टाइम अवेलेबल होता है, सुबह लेके 9 बजे से लेके 5 बजे तक। तो कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कोई सजेशन लेनी है, आप मीटिंग कॉल करके बात कर सकते हैं। पार्ट टाइम वर्कर जाहिर है आपके पास 2 घंटे आएगा, वो भी रात में आएगा, तो अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, कोई सजेशन नहीं है, तो इतना आसान नहीं होता। तो ये था हमारा पार्ट टाइम फुल टाइम। फुल टाइम पार्ट टाइम के जो नुकसानात हैं, लिमिटेशन है, वो फुल टाइम के फायदे हैं। जैसे फुल टाइम वर्कर ज्यादा कमिटेड होते हैं, ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके, तो मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। फुल टाइम वर्कर से कम्युनिकेट करना आसान होता है, सजेशन लेनी है या हमें डेलीगेशन करनी है, तो वो चीजें हमारे लिए आसान होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब आगे चलते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। सबसे पहले ये समझना है हमें, ट्रेनिंग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि यू आर प्रोवाइडिंग नॉलेज स्किल टू वर्कर्स। आप मतलब अपने एक वर्कर को कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उसको वो जॉब करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, लाइक फॉर सपोज मेरे पास एक वर्कर आया, तो मैंने जो है उसको अपने यानी कोई काम करना है, तो हमारा काम करने का क्या तरीका है मैंने कुछ समझा दिया, यानी उसकी नॉलेज में क्या हो गया, इजाफा हो गया। मेरे पास कोई वर्कर आया, उसको कंप्यूटर नहीं चलाने आता था, या कंप्यूटर चलाने आता था, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता था, मैंने वो उसको सिखाया, तो माशाल्लाह से अब उसकी नॉलेज में क्या हो गया, इजाफा हो गया, उसकी स्किल्स में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। सो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्कर्स को अपने वर्कर की स्किल्स में, अपने वर्कर की नॉलेज में क्या कर रहे होते हैं, इजाफा कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहला सवाल, वाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई क्या नाम है, कोई नई मशीन लेकर आए, तो उसके हवाले से आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा वर्कर की एफिशिएंसी बेहतर बनानी होती है, काम करने का तरीका बेहतर बनाना होता है, उसके लिए भी देते हैं हम लोग ट्रेनिंग। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड वर्कर टू मेक देम मोर वैल्यूएबल टू द कंपनी। एक वर्कर है वो अनस्किल्ड है, उसके अंदर यानी एक चीज़ की कमी है, तो आप क्या नाम है, इसलिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो स्किल इसके अंदर आ जाए। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे जो नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियन होते हैं, ये हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो आगा खान क्या कर रहा होता है, वक्तन फवक्तन उनको ट्रेनिंग कराता रहता है, सिंपोजियम करता है, ट्रेनिंग कराता रहता है, डिफरेंट टाइप की चीजें सिखाता है जो मार्केट में नहीं आई हुई होती हैं। तो उससे वर्कर को काफी फायदा होता है। डिक्रीज सुपरविजन नीडेड। वर्कर ट्रेन हो गया तो मिस्टेक कम करेगा, सुपरविजन कम होगी। इंप्रूव द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनल प्रमोशन। वर्कर ट्रेन हो गया तो उसकी स्किल में इजाफा हो गया। समटाइम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होता है, और इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या होता है, आप आगे जाके प्रमोट हो सकते हैं। सिटी स्कूल है, तो सिटी स्कूल डिफरेंट ट्रेनिंग कराता है, पीजीसीसी के नाम से, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीशन कोर्स, इस तरह होते हैं मुख्तलिफ, डिफरेंट कोर्सेज कराता है। फिर लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमारे पास क्रिकेट में जो मैचेस होते हैं, इसके जो एम्पायर होते हैं, इनके भी कोर्सेज होते हैं।
तो अगर आप वो कोर्सेज कर लेंगे तो आप बड़े बड़े मैच को जाके सुपरवाइज कर सकते हैं। मतलब आपका लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, आपकी सैलरी में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। डिक्रीज द चांस ऑफ एक्सीडेंट, इसका क्या मतलब है, आपको अगर मैं एक मशीन के बारे में ट्रेन कर दूं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं, किस चीज किन 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 चीजों को मैनेज करना है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट से मुराद कि कोई ब्रेकडाउन हो गया, कोई आग लग गई, कोई डैमेज हो गया, ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेनिंग भी एक मोटिवेशन टूल है। ट्रेनिंग भी क्या करती है, एक मोटिवेशन टूल है, वर्कर को मोटिवेट करती है, वर्कर के स्किल में इजाफा होता है, नॉलेज में इजाफा होता है, सेल्फ स्टीम नीड पूरी होगी, उसका जो है क्या नाम है, मोटिवेशन लेवल अप होगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। यहां तक आई होप की बातें क्लियर है। एक मिनट रुक जाए। ओके बेटा, अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, दो हो गए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। जो मैं चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको जरा अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, बाकी फर्दर प्रैक्टिस से आएगा इंशाल्लाह। हम जो भी हमारी इस वीक जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर पेपर 2 स्टार्ट कर लेंगे। पेपर 2 कैसे करते हैं, स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। आठ पेपर 2 में दो तरह के सवाल होते हैं, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स। तो 8 मार्क्स के मैं स्टार्ट करवा दूंगा। पेपर 2 के लिए परेशान नहीं होना, मैं आपको खुद अपने टॉपिकल बना के प्रोवाइड करूंगा। तो पेपर 2 पढ़ेंगे आपको बहुत फायदा होगा। पेपर 2 मतलब ऐसी चीज है, मैं कहता हूँ अगर आप पेपर 2 की प्रैक्टिस करें ना, तो ये जो डीई पार्ट है, डीई सी, ये आपके वैसे ही हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, और डेफिनेशन याद कर लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब आते हैं सर इंडक्शन ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन, सिंपल करके बता रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग। इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग मतलब जब कोई बंदा किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, वैसे उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होंगे उस बिजनेस के, वो बिजनेस प्रीमिसेस किस तरह है उसके बारे में नहीं पता होगा, तो वो नया बंदा है बेचारा, परेशान हो जाएगा। तो आप उसको एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जॉब करते वक्त परेशान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका यूएसए का वीजा लग जाता है और आप वहाँ पढ़ने चले जाते हैं, तो क्या ख्याल है, जाहिर है जाने से पहले आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होगी कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, वहाँ के लॉस क्या हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल करना है आपने, यानी कहाँ जाना है, किधर जाना है, सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस होंगी, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा, ताकि वहाँ जाके परेशान नहीं हो। हम उम्रे पे जा रहे थे, तो हमने एक मतलब यानी पूछा वहाँ के मामलात वगैरह, तो हमें पहले ही बताया गया कि भाई जैसे ही एयरपोर्ट उतरेंगे आपने सिम जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपको बाद में सिम के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। पहली फुर्सत में सिम ले लीजिएगा, वहाँ की लोकल सिम ले लीजिएगा, और उसको जो है एक्टिवेट करा लीजिएगा, पैकेज वगैरह करा लीजिएगा। और यहाँ से जाते वक्त कुछ चीज़ें बताई गई, लाइक हमें बताया गया कि जो टी होती है जिसमें आप वो प्लग वगैरह लगा रहे होते हैं, कभी भी आपके पास 3-4 चार्जर हैं, और एक वहाँ क्या होते हैं, सॉकेट बहुत कम होते हैं होटल वगैरह में, तो सॉकेट कम होते हैं, तो आपको अपने साथ वो लेना पड़ेगा, टी लेनी पड़ेगी, ताकि अगर आपके पास 4-5 मोबाइल चार्ज करने तो वो इजीली हो सके। चाय के लिए उन्होंने कहा कि भाई चाय तो मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती वहाँ की चाय, और आपको परेशानी भी होगी, कभी कभी कहाँ जाओ, कभी कहाँ जाओ, तो बेहतर ये है कि अपने साथ वो ले लें, इलेक्ट्रिक वो आता है, जग आता है, वो ले लें, आपको बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, कहीं भी हो क्या भी हो आप उसके जरिए बना लें। इस तरीके से वहाँ होटल में सेंसर लगे होते हैं, अगर आपने स्मोकिंग करना शुरू कर दी, या कोई लोग क्या करते हैं अपने साथ वो भी लेके जाते हैं ना, खाना वगैरह गर्म करना होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक वो भी आता है, गैस भी आती है, उससे स्मोक क्रिएट होती है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई ताकि वहां जाके परेशानी नहीं हो। तो इसी तरीके से जब हम किसी जॉब को जाके ज्वाइन करेंगे, तो वो आपको बताएंगे आपके आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है, किस तरह आपने साइन इन करना है, किस तरह आपने साइन ऑफ करना है, और आपका ऑफिस कहाँ है, आपका सुपरवाइजर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है। इस ट्रेनिंग को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इसको अगर समझना हो ना, ये सिंपल सा ये देख लें आप, देखिए एग्जाम्पल से चीजें अच्छी क्लियर हो जाती हैं। तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, एक क्या नाम है आपके सामने वो है, एक सैंपल है, इन्होंने दिया हुआ है, ये देख लें। अच्छा, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग बाज़ दफा 1 घंटे की भी होती है। आप गए स्कूल में, आपके हेड ने आपको ट्रेन कर दिया, स्टाफ से मिला दिया और चीजें दिखा दी। बाज़ दफा क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी टॉप लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाई लेवल की, और वो हर साल एम्प्लॉयज हायर करती हैं, तो बाकायदा उनकी 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग रखती है, उसमें सारी डिटेल बताती हैं, ताकि बाद में एम्प्लॉयज को परेशानी नहीं हो। सैलरी के मसाइल होते हैं, सैलरी डिडक्शन के मसाइल होते हैं, कई बातें होती हैं, वो सारी डिटेल उन्हें प्रोवाइड कर लेती है ताकि एम्प्लॉयज परेशान नहीं हो। सर आगे चलते हैं। अच्छा, इंडक्शन ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं? हेल्प न्यू एम्प्लॉइज टू सेटल इनटू देयर जॉब क्विकली, नो इशू।
मे बी लीगल रिक्वायरमेंट टू गिव हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड इंडक्शन ट्रेनिंग की जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है कि अगर आप कोई मशीन चला रहे हैं, उस मशीन में किन बातों का ख्याल करना है। अगर आप कभी स्कूल ज्वाइन करते हैं ना, स्कूल वाले कुछ वो कराते हैं, ड्रिल कराते हैं, लाइक अर्थक्वेक के हवाले से करवाते हैं, और लॉकडाउन कराते हैं, कोई हमला हो जाए तो क्या करना है। तो बाकायदा बेल वगैरह बजाते हैं, सब नीचे ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें उनके बारे में कहा जाता है कि आप इंडक्शन ट्रेनिंग में ही बता दें। हेल्थ एंड सेफ्टी, आग लग जाए तो क्या करना है, हमारा इमरजेंसी एग्जिट कौन सा है, ये सारी चीज़ें पहले ही बतानी चाहिए, ताकि क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है ना, तब टाइम थोड़ी होता है बताने का। तो इसके हवाले से कहा जाता है पहले ही बता दिया जाए। तो ये भी एक मोटिवेशनल टूल है, आप कह सकते हैं। में मीन्स वर्कर आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक। इसका तीसरा फायदा क्या है, वर्कर मिस्टेक कम करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही से उनको सारी गाइडेंस दे दी कि अगर ये इश्यूज क्रिएट होते हैं क्या करना है, सुपरवाइजर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कौन सी चीज कहाँ है। तो चीजें उनके लिए काम करना भी आसान हो जाएगा, और वो मिस्टेक भी क्या करेंगे, कम करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूम करेगा। वैसे इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता, लेकिन अगर आप जैसे 2 दिन की देते हैं, तो आपके वो 2 दिन पूरे के पूरे, यानी उसमें वर्कर काम नहीं कर रहा होगा। मीन्स वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज बीइंग डन, ये वही बात है। डिलेज द स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज कमेंसिंग देयर जॉब। एम्प्लॉइज ने ज्वाइन कर लिया आपको, आपने इंडक्शन ट्रेनिंग रख दी 2 दिन की, तो वो जॉब को ज्वाइन करेगा तीसरे दिन। ओवरऑल ये एक ही बात है, इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग समझ में आ गया कि एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग को कहते हैं, ठीक। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, जब आपने किसी जॉब को ज्वाइन किया। लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम अ टीचर, मुझे अकाउंटिंग पढ़ाना आती है, मुझे बिजनेस पढ़ाना आती है, और मैंने पढ़ाई भी है। मैं एक फॉर सपोज रूट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, केजीएस को ज्वाइन कर लेता हूँ, कराची ग्रामर स्कूल को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो मुझे बोलेंगे सर आपने माशाल्लाह स्कूल में पढ़ाया है, यू हैव रेलेवेंट नॉलेज, यू हैव रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या है। बोले हमारा जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है। हम जो बोर्ड मेंटेन करते हैं वो एक अलग तरीके से करते हैं, बच्चों से कम्युनिकेट करना है वो हमारा उसका एक अलग तरीका है, ठीक है। और किस तरीके से लेक्चर देना है उसका एक हमारा एक अलग सिस्टम है। तो आप आ जाएँ, भले आप जॉब शुरू कर लें, लेकिन आपने क्या करना है, हम आपने फलाँ टीचर की क्लास में बैठना है, ठीक है? हम भी आपकी क्लास में बैठेंगे, और फलाँ टीचर जो क्लास लेगा, जो आपका हेड है, उसकी क्लास में भी आपने बैठना है, और उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आप तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ-साथ आप अपने सीनियर्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं, सीनियर्स को देख रहे होते हैं, ताकि जो उनका काम करने का तरीका है, वो मेरे अंदर आ जाए। फॉर सपोज आप कोई मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप गए सऊदी अरब जॉब के लिए अप्लाई किया, ड्राइविंग के लिए, आपकी ड्राइविंग का काम हो गया वहाँ पे। तो आपको ड्राइविंग तो आती है, ड्राइविंग तो आती है, लेकिन हर जगह की ड्राइविंग के रूल्स अलग होते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, जो कंपनी थी, कंपनी ने कहा सर आप ऐसा कीजिएगा, आप हमारे सीनियर वर्कर हैं, उनके साथ गाड़ी ड्राइव कीजिएगा 2 या 3 दिन, ताकि आपको चीज़ों का पता लग जाए, ताकि आपको फिर आगे क्या हो, परेशानी नहीं हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो एक सीनियर होता है, हमारा जो सुपरवाइज़र होता है, वो हमें शो करता है प्रैक्टिकल करके कि इस तरीके से काम करना है। फिर हमें भी कहता है कि आप भी ये काम करें, और फिर हमारी मिस्टेक्स वगैरह आइडेंटिफाई करता है, हमें गाइड करता है, हमें कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है। इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका मेन मकसद ये होता है कि हर बिज़नेस के अपने एक तरीक़ाकार होते हैं, हर बिज़नेस के अपने एक नॉर्म्स होते हैं। वो चाहती है एम्प्लॉइज़ हमारे हिसाब से काम करने लग जाए। वो चाहती है एम्प्लॉइज़ हमारे हिसाब से काम करने वाला बन जाए। इसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके फ़ायदे क्या हैं? Individual tuition is given and it is in the workplace, so the employee does not need to stand away. Travel costs are expensive. It ensures there is some production from the worker while they are training. It usually costs less than off the job training. It is training tailored to the, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, इट इज ट्रेनिंग टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस की स्पेसिफिक नीड होती है, जो उनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, हम उसके हिसाब से वर्कर को क्या करते हैं, ट्रेन कर देते हैं। इससे बिजनेस की क्वालिटी मेंटेन होती है, जो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो मेंटेन होता है। बाकी फायदे आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है, वर्कर जॉब कर रहा है, मतलब काम भी कर रहा है। जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग है, एक आगे जाके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, उसमें वर्कर काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसमें वो साथ-साथ प्रोडक्शन का काम भी कर रहा है। एक टीचर है, वो अपनी क्लास लेके फिर आपकी क्लास को ऑब्जर्व करेगा, यानी अपनी क्लासें भी ले रहा है, आपकी क्लासें भी ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब साथ में काम भी हो रहा है और ट्रेनिंग भी हो रही है। ठीक है? और आप अपने बिज़नेस प्रेमिसेस के अंदर ही इसको ट्रेन कर रहे होते हैं, कोई अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई अलग से कोई ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है हमें, ठीक? तो ये लेस एक्सपेंसिव है। इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं? The trainer will not be as productive as usual because they are showing the trainee what to do instead of getting on with their job. The trainer may have bad habits and they may pass these on the trainee.
इट मे नॉट लीड टू ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन रिकग्नाइजेबल आउटसाइड द बिजनेस। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि वर्कर जाके बोले कि भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये भी नॉलेज है। इसका कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता। दूसरा, वो ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, देखिए एक होता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक होता है कि मैं अपना काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको भी समझा सकूं। तो जाहिर है जब आप किसी को समझा रहे होते हैं तो आप इतना फास्ट फिर नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सुकून से जाएंगे, स्लोली काम करेंगे ताकि उसको मैं सही से समझा सकूं। यानी आपकी अपनी जॉब इफेक्ट हो जाएगी। मैं अगर जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं अकाउंट्स का हेड हूँ और 2-3 अकाउंटिंग की टीचर है, मुझे उनको ट्रेन करना है। तो जब मैं अकाउंटिंग की क्लास लूंगा तो मैं बहुत फास्ट नहीं लूंगा, कोर्स बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेरा एक वो है ना स्टेमिना, उसमें नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे उनको भी समझाना है और सारी बातें बतानी है। तो थोड़ा स्लोली स्लोली मैं जाऊंगा, यानी मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इफेक्ट होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इफेक्टिव होगी। ठीक है। और एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर मेरे अंदर कोई बुरी आदत हुई, अब जाहिर है वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो आदत आ जाएगी। क्या मतलब, बहुत सारे स्कूल में मोबाइल के अंदर क्या होती है, पाबंदी होती है। बहुत सारे स्कूल्स में मोबाइल के अंदर पाबंदी होती है, टीचर को कहा जाता है कि आपने मोबाइल यूज नहीं करना। अब क्लास में एक सुपरवाइजर गया और उसने अपने साथ जो न्यू बंदे इंडक हुए थे उनको रखा, उनको बताया कि आपने इस तरीके से जॉब करनी है, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ में उसने मोबाइल में मैसेज देखना शुरू कर दिया। फिर कॉल आई, कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया। अब इससे क्या हैबिट मिलेगी, इससे क्या बात पता चलेगी जूनियर वर्कर्स को, उनको ये पता लगेगा कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, लो है, हम भी कल ये काम कर सकते हैं। कई लोग दूसरों को देखकर चलते हैं, कई लोग ये बुरी हैबिट आती कहां से है, बुरी हैबिट दूसरों को फॉलो करके आती है, बुरी हैबिट सोबत से आती है। तो ये एक बड़ा मेन इश्यू होता है कि आपने जिस बंदे को सुपरवाइजर रखा हुआ है, जो उनको समझा रहा है, अगर उसके अंदर कोई इस तरह की हैबिट है जो जॉब के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है ना, या वो कोई जॉब में थोड़ी सी नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करता है, वो नॉन सीरियस एटीट्यूड उनके अंदर भी क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। फॉर सपोज एक बंदा टीचर है अकाउंट्स का, वो अपने जूनियर को ट्रेन करना चाह रहा है, वो जूनियर आ गया क्लास में 8 बजे, उसको भी 8 बजे आना था, वो 15 मिनट लेट आया, दूसरे दिन भी 15 मिनट लेट आया, तीसरे दिन भी 10 मिनट लेट आया। इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। बाकी जो हेड है, बाकी जो टीचर है, वो भी समझेंगे कि भाई चल जाता है, हम भी कभी लेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं कहते हैं हम भाई वो भी तो लेट कर रहा है, आप मुझे बोल रहे हैं उसने भी तो लेट किया है, उसको भी तो बोले। तो ये एक नुकसान है। तो दो बड़े नुकसान है, एक ट्रेनिंग वाला कि उस ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि वर्कर जाके कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर सके, अपनी सीवी में उसको लिख सके। और दूसरा बैड हैबिट जो है वो पास ऑन हो जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये है कि हम चाहते हैं हमारे वर्कर्स में कुछ अच्छी स्किल्स आ जाए, वो स्किल्स जो हमारे पास नहीं है, वो स्किल्स जो इसके अंदर नहीं है वो भी आ जाए। मैं इसकी एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक टीचर आया स्कूल में, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया ओ लेवल के लिए, उसके पास ओ लेवल की ट्रेनिंग नहीं थी। ओ लेवल के पेपर कैसे चेक होते हैं उसके पास ये ट्रेनिंग भी नहीं थी। ओ लेवल का सिलेबस कैसे डिजाइन हुआ ये ट्रेनिंग भी नहीं थी। ओ लेवल को कैसे पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज ये ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ब्रिटिश काउंसिल ट्रेनिंग रखता है, उसके बकायदा चार्जेस होते हैं। और जितने भी ओ लेवल्स की टीचर हैं बकायदा उस ट्रेनिंग को लेने के लिए कराची या लाहौर जाते हैं। वो होती कराची में है, लाहौर में है और फैसलाबाद में है, इस्लामाबाद में वो ट्रेनिंग्स होती हैं, या फिर ऑनलाइन होती है और उनके बकायदा पैसे होते हैं, चार्जेस होते हैं। उस ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है, उस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, प्लस वो ट्रेनिंग इंतहाई एक्सपीरियंस बंदा कराता है। जो अकाउंटिंग की ट्रेनिंग है, अगर मैं जाऊँ ट्रेनिंग के लिए, पेपर चेकिंग की ट्रेनिंग के लिए, मैंने लास्ट टाइम की थी कि पेपर कैसे चेक होते हैं, तो हमें हेड एग्जामिनर ने ट्रेनिंग कराई थी। जो हेड एग्जामिनर होता है बकायदा, जो पेपर का यानी सारे एग्जामिनर का जो हेड होता है, जो उनको गाइडेंस दे रहा होता है, उसने हमें ट्रेनिंग कराई थी। बिजनेस की भी की थी मैंने, अकाउंटिंग की भी की थी। तो उसके बकायदा चार्जेस थे, चार्जेस अराउंड 17,000 पर ट्रेनिंग थे, अब हो गए 22,000 हो गए। तो एक ट्रेनिंग के 17,000, दूसरी की 17,000, ये मैं उसकी बता रहा हूँ जो ऑनलाइन थी। अगर मैं होटल वाइज लेता ना, जिसमें होटल में जाके रहना पड़ता या रोजाना जाना पड़ता, वो 5 दिन होती है, वो उससे भी ज्यादा कॉस्टली होती है, अराउंड 60 to 80,000 होती है। उस ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है, एक इंतहाई एक्सपीरियंस बंदा जो उस जॉब का माहिर होता है वो आपको कराता है। दूसरा, आपकी स्किल्स में बाकायदा इजाफा होता है। तीसरा, आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट बड़ा अहम होता है, क्योंकि वो बाकायदा एक एक किस्म का आपकी मतलब यानी क्वालिटी को इंडोर्स कर रहा होता है कि वाकई आप क्वालिटेटिव बंदे हैं, आपने ये ट्रेनिंग ली हुई है, फर्दर आप कहीं और जॉब के लिए जा सकते हैं। आपकी सीवी में इजाफा होता है, क्या मतलब है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे बड़ी मेन चीज ये होती है कि वाइल गिविंग दिस ट्रेनिंग आप जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कहीं और जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
कोई यानी मैं एग्जांपल दिखा बताऊँ आपको, फॉर सपोज़ हम चाहते हैं, हमारा एक स्कूल है, हम चाहते हैं हमारे जो टीचर्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता लग जाए। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में माहिर हो जाएँ, उनके अंदर कंप्यूटर स्किल्स आ जाएँ, तो ज़ाहिर है हमें किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशन से बात करनी पड़ेगी और उसके लिए उनको वहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसिव भी होती है, इसके पैसे भी लगते हैं बाकायदा, चार्जेज़ भी लगते हैं और उस दौरान एम्प्लॉयी जॉब नहीं कर रहा होता बल्कि वो ट्रेनिंग पे पूरा फ़ोकस कर रहा होता है, पूरा कंसंट्रेट कर रहा होता है, तो ये इसके 2 नुकसान हैं। और एक तीसरा बड़ा नुकसान है इस ट्रेनिंग का वो ये है, एम्प्लॉइज़ को सर्टिफ़िकेट मिलते हैं। एम्प्लॉइज़ को बाकायदा सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, उस सर्टिफ़िकेट का डिसएडवांटेज ये है कि वो फिर कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और बाकी ऑर्गनाइज़ेशन हेड हंट मीन्स बड़ी पे देके, बड़े पैसे देके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बाकायदा बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन क्या करती हैं, बॉन्ड साइन करवाती हैं ये ट्रेनिंग देते वक़्त कि आपने इस ट्रेनिंग के बाद 3 साल हमारे पास जॉब करनी है। अगर आप जॉब नहीं करेंगे, जितने हमने एक्सपेंसेस आपकी इस ट्रेनिंग के पे किए हैं, वो प्लस इस पे सूद यानी जो कि हराम है, वो भी पे करना पड़ेगा आपको। तो काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशन ये करती हैं, फ्री में करवाती हैं। काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशन ये करती हैं, मैं एक ऑर्गनाइज़ेशन का नाम नहीं ले सकता, वो बकायदा पैसे आपसे लेगी, ये नहीं है। लेकिन पैसे आपसे क्या करेगी, आधे लेगी और बोले कि 3 साल काम करना है और ये पैसे हम 3 साल में आपसे लेंगे। लाइक फॉर सपोज़ हमने 80,000 पे किए, तो 40,000 आपने पे करने होंगे। 40,000 में से आप हर महीने ₹1000 की सैलरी से माइनस करते रहेंगे और 40 मंथ्स में ये पे हम पूरी की पूरी आपसे रिसीव कर लेंगे। तो वो पैसे लेते हैं, ठीक है? लेकिन आधे लेते हैं। प्लस में आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं ताकि ये कहीं और नहीं भागे, हमें छोड़ के कहीं और नहीं चला जाए, सारी ऑर्गनाइज़ेशन इनको छोड़ना चाहिए। तो ये थी हमारी ट्रेनिंग के हवाले से इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके फ़ायदे नुकसान देख लीजिएगा। ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट, उससे पहले पार्ट टाइम पढ़ा, फुल टाइम पढ़ा, वो इम्पोर्टेंट है और उससे पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सिलेक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ने जाएँगे रिडंडेंसी एंड लॉ, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद।